हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान और जुड़ गए। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ त्रिदीप भट्टाचार्य साहब हैं, सीआईओ इक्विटीज के एडलवाइस म्यूचुअल फंड से। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो किस तरह की चर्चाएं आप लोगों के बीच में हो रही हैं, जिस तरह के फिलहाल रुझान आए और अब तो तस्वीर कमोबेश साफ होती नजर आ रही है, और यहाँ से सबसे ज्यादा जो है वो आम निवेशक के मन में उलझन, चिंताएं बहुत ज्यादा होंगी, तो क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मेरे हिसाब से मुद्दे की बात, सबसे अहम बात यह है कि सरकार कंटिन्यू करेगी या चेंज होगा। अगर सरकार कंटिन्यू करती है तो काफ़ी हद तक जो गूढ़ चिंताएं हैं वो कम हो जाती है। अगर सरकार में चेंज आता है तब पॉलिसी में मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकता है और उसके बलबूते पे फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलग हो सकते हैं। लेकिन और वो सवेरे सवेरे जगह जब अगर आप मार्केट का सिचुएशन देखें तो लोगों को ये डाउट था कि शायद ऐसा हो जाए, बट जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं थोड़ा सा कंफर्ट शायद बढ़ा है कि ओवरऑल पॉलिसी कंटिन्यूटी या गवर्नमेंट कंटिन्यूटी शायद बनी रहेगी, इवन दो थियोरेटिकली आज के डेट में भी वो चेंज हो सकता है। सो ये अगर पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहती है तब मेरे ख्याल में थोड़ा सा डाइल्यूटेड लेवल ऑफ मैनिफेस्टो वुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि कुछ और पार्टनर्स को साथ में लेके चलने पड़ेंगे। तो इस माहौल में हमारा ध्यान इस समय ये है कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो गिरे काफ़ी लेकिन जिनका इलेक्शन से दारोमदार कम है और उसमें कुछ अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स में हम लोग एंटर कर सके। तो हम लोग तो सवेरे से उसी बारे में बात कर रहे हैं। कुछ कुछ मिले हैं, कुछ कुछ अभी भी मेरे ख्याल से लेवल से थोड़ा दूर हैं, बट द हंटिंग हैट इज ऑन। सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़ चुके हैं, एमडी ऑफ सुंदरम एएमसी। सुनील जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे नज़रिया जानना चाहेंगे। आज एक शार्प फॉल, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर आई है, पर जब से हमने डेटा देखा है पिछले 2 से 3 घंटों में तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। एनडीए अभी भी 300 के नीचे ही प्लस माइनस 5 की रेंज में ही दिख रही है। वहीं इंडिया के गठबंधन को भी एक अच्छी सीटें मिल रही हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट पोजीशनिंग को? क्या जो सेंटिमेंट हिंट हुआ है थोड़े समय और रह सकता है ये? हाँ, रह सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हेज फंड्स जिन्होंने दिसंबर में खूब सारा पैसा इंडियन मार्केट में निवेश किया था, क्योंकि दिसंबर 3 की जो असेंबली की रिजल्ट आई थी उससे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक फॉर इंडिया दिख रहा था, तो उन्होंने एक पंट लिया था इंडियन मार्केट्स पे। और सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, ऐसे लॉन्ग टर्म फंड्स वो धीरे धीरे आने लगे थे। तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग 1 अप्रैल मई में कर रहे थे, क्योंकि तब एक डाउट आई थी लो पोलिंग के कारण कि क्या गवर्नमेंट की बातें मजबूत लग रही है। और सेकेंड राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कल ये एग्जिट पोल के कारण मार्केट में जो बढ़त आया ना, तो उनके लिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग का समय है, तो इसलिए वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये इतना मार्केट का सेंटिमेंट भी हर्ट हुआ है, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद एक उछाल आई थी कि सबके लोगों में कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया गवर्नमेंट की वापसी होगी। आज वो डिसअपॉइंट हुआ तो डेफिनेटली सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ है, बट मेरे ख्याल में ये सेलिंग जो हो रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग हेज फंड के जरिए हो रहा है। और शायद जैसे ही अभी लेवल्स अच्छे स्टॉक के, देखिए मार्केट में जब चढ़ाव होता है ना, बुरे स्टॉक अच्छे स्टॉक सब उठते हैं लिक्विडिटी के कारण। जब गिरावट होता है ना तो अच्छे स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है, और शायद बिना मजबूती के कोई स्टॉक बढ़ा तो उसमें ज्यादा करेक्शन आएगा। तो मार्केट में म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म निवेशक जैसे इंश्योरेंस फंड वो ये अच्छे स्टॉक में जो छोटी गिरावट आई है फिर भी उसी को खरीदेंगे, क्योंकि जो बिना कोई कारण के बहुत बड़े हैं वो तो गिरावट के अंदर तो फंस जाएंगे और कोई उसके खरीदने वाला नहीं रहेगा। तो ये वॉलिटिलिटी मार्केट में देखें तो मेरे लिए क्वालिटी वर्सेस मोमेंटम वाली बात है, और जो मोमेंटम के कारण बढ़ी गए हैं शायद उधर और भी फॉल हो सकता है, मगर क्वालिटी स्टॉक में जैसे ही थोड़ी गिरावट आती है तो मेरे को लॉन्ग टर्म निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, ऐसे लोग जरूर आके खरीदारी करेंगे और थोड़ा सपोर्ट देंगे। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में जारी रहेगा कुछ दिनों के लिए, अंटिल ये पॉलिटिकल क्लैरिटी सामने आ रही है। अब ये जैसे आपने आंकड़े बताए, इसमें डाउट नहीं लग रहा है कि एट दिस मोमेंट की गवर्नमेंट की वापसी होगी, पर नेचुरली ये कोalition गवर्नमेंट की वापसी होगी, नॉट अ सिंगल पार्टी मेजोरिटी। ऐसे आंकड़े अभी दिख रहे हैं, मे भी शाम तक बदलाव आ जाएगा तो बात अलग है। तो इसलिए कोalition गवर्नमेंट का क्या होता है कि कोalition का धर्मा जो होता है
हर एक पार्टी अपनी जो एक वोट बैंक के लिए कुछ करती है, तो पॉलिसी में शायद एक मॉडरेशन ऑफ द पॉलिसी और एक साथ में मिलके अलायंस को भी साथ लेके जाना एक चीज होगी ना, वो बात मेरे लिए बहुत बढ़िया होगी। जी हाँ, एक सेंटिमेंट हिट यहाँ पे ज़रूर हुआ है। हालांकि मार्केट्स जो है निचले स्तरों से अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, पर अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स में पेन तो दिख ही रहा है। इस बीच आशीष कपूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। पर साथ ही साथ त्रिदीप, एक बार आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके की मार्केट ब्रेथ है उस पे आपका क्या एनालिसिस है, क्योंकि अभी भी हम देखें तो एनएससी में बहुत ही हैंडफुल स्टॉक्स हैं, 120-140 स्टॉक्स हैं जो कि अभी हरे निशान में हैं। अगर अपॉर्चुनिटी बाय या फिर वैल्यू पिक यहाँ पे करना है तो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए? अच्छा सवाल। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो कि ओवरऑल कौन से इलाकों में जब थोड़ा सा वीक मैंडेट आएगा तो पॉलिसी कैसे हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत उनको सॉफ्ट देना पड़े, थोड़ा सा उनको रियायत देना पड़े रूरल रिकवरी या रूरल कंजम्पशन के लिए। सो एफएमसीजी और आईटी में थोड़ा सा एक एंटी कंसेंसस पिछले 2-3 महीने में हमने बाइंग करके रखी थी, जो आज के दिन में काम आ रही है। आज के दिन में पर्टिकुलरली जब ऐसे कैपिटल गुड्स और ये सारे शेयर्स गिरे हैं तो हम उनके तरफ ध्यान है। जैसे मान लीजिए कुछ ऑटो कंपनीज हुए जहाँ की जिनको की ओवरसीज एक्सपोजर है, लोअर लोकल इलेक्शन से उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो ऐसे इलाके ऐसे एरियाज में हम स्टॉक पिकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कि थोड़े प्राइसेस नीचे हैं बिकॉज सेंटीमेंट वीक है, लेकिन अगर उनके अर्निंग्स हैं वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। सो हमारा फ्रेमवर्क जो है आज के डेट में पिक करने का वो ये है कि ऐसे कंपनीज पिक किए जाएं जिनके की अर्निंग्स ये मैंडेट, स्ट्रॉन्ग मैंडेट या वीक मैंडेट से बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो और अर्निंग्स उनके स्ट्रॉन्ग रहते रहें। सो उस एरियाज में ऑटोज एक पड़ता है कुछ हद तक हमारे एफएमसीजी और आईटी पड़ते हैं, और कुछ कैपिटल गुड्स के शेयर्स हमारे ध्यान में है बट अभी भी उनके लेवल्स उतने नहीं आए हैं क्वाइट फ्रैंकली जहाँ की हम लोग ये टिप्स का फ़ायदा लेके इन्वेस्ट कर सकें। हो सकता है 3-4-5% और नीचे हो तो इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है उसमें भी। ठीक है, खैर मैं तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। करीब 230 सीटों के साथ लीड के साथ आगे बन रहे। कन्फर्मेशन की लिस्ट अलग बनेगी, वो एक अलग तरीके से बनती है और उसमें बहुत नंबर्स नहीं आएंगे, वो तो शाम तक नंबर बनेंगे। ये तस्वीरें हैं आप एक कांग्रेस मुख्यालय के देख पा रहे हैं दिल्ली के बाहर, दिल्ली में, और उसके बाहर की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ आज कांग्रेस में काफ़ी दिनों बाद, मैं बोलूँगा काफ़ी सालों बाद इनफैक्ट, इस तरह के ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजे के साथ चुनावी खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले तक की तस्वीरें ज़्यादातर बीजेपी के मुख्यालयों पे आपको दिखती थी, लेकिन इस बार जगह बदल गई है तो दिल्ली वही, टेम्परेचर भी वही है, सब कुछ वही है, बट ये अलग जगह पर ढोल नगाड़े वाले आज पहुंच गए हैं। ये ढोल नगाड़े देख के नहीं लग रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा हो, हाँ, जिससे उम्मीद हो कि नहीं वो फेल हो जाएगा, हाँ, और किसी तरह 3rd डिवीजन पास हो जाए वो, हाँ, कुछ वैसे ही है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो ऐसा ही चल रहा था, लेकिन एग्जिट पोल को झुठलाते हुए कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है। और जैसे मैंने मेरे अपने रिपोर्टर समीर को बताया, वो ये सोच के गए होंगे मैं 1 बजे तक तो फ्री हो जाऊंगा, लेकिन उनको क्या पता था कि वो अगले दिन 1 बजे तक फ्री नहीं होने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस समय वहाँ के देख पा रहे हैं। अगर बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हो ना, ज़रा वो भी दिखाइएगा ज़रूर, एक बार दिखाइएगा, हाँ वो भी, क्योंकि तस्वीरें वहाँ से भी कुछ ना कुछ आएंगी। और एक और चीज़, अभी ये टैली फाइनल नहीं हुई है, ये जो ये जोश है वो अलग किस्म का है, अलग तरीके का है। एक बार टैली फाइनल हो जाए, थोड़ा आज दोपहर हो गई है, और वैसे भी हम ये सोच रहे थे कि 12 बजे तक का मार्केट थोड़ा क्लियर कर देगा, लेकिन ये तो 12 बजे के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। एक और चीज़, अभी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सीट अभी चेंज नहीं हो रही है। एक्चुअली में लीड पहले आ जाती हैं और फिर जब रिज़ल्ट आता है, यानी कि उसका कन्फर्मेशन आता है, उसमें 2-2 घंटे लग जाते हैं एक सीट को कन्फर्म करने में। तो इसलिए बहुत जल्दी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि लीड तो पहले आ गई थी 11 बजे तक, लीड्स के बाद कन्फर्मेशन स्लो आएगा, तो 3 बजे तक हमको पता लगेगा कि सिचुएशन इस समय क्या और कैसे होती हुई दिख रही है। खैर, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, त्रिदीप भट्टाचार्य है, स्वरूप मोहंती है, सुनील सुब्रमण्यम है, ये सारे मजे हुए फंड मैनेजर हैं इंडिया के। इन्होंने बहुत चुनाव देखे हैं और इन्होंने वो सारे फेजेस भी देखे हैं जब इंडिया शाइनिंग से कांग्रेस की तरफ पहुंच गए, कांग्रेस से वापस बीजेपी की तरफ आए अच्छे दिनों से, और अच्छे दिनों से वापस न्याय यात्रा और इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने देखी हैं। तो इस सब फंड मैनेजर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, थैंक यू वेरी मच करूंगा कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं और आपसे हमको काफ़ी हद तक गाइडेंस देखने को मिल रही है।
खैर इन तस्वीरों के साथ मैं आपको एक बार फाइनल टैली भी बता देता हूँ, जरा जल्दी से फाइनल टैली दिखाइए, फिर हम जरा हेडलाइंस की तरफ वगैरह भी आगे बढ़ेंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम टेक्निकल एनालिस्ट से वो भी जरा आइडिया लेंगे। इस समय की जो फाइनल टैली है 295 230 की है, जादुई आंकड़ा या ट्रस्टवर्दी आंकड़ा 274 का है। ये 295 विद अलायंस है, विदाउट अलायंस हटा दे तो 240 के आसपास बन रहा है, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं है। ठीक, दूसरे पॉइंट, अब जल्दी जल्दी स्टेट्स के दिखाते जाइए, जल्दी जल्दी सारे के सारे स्टेट्स जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। आप पहले गुजरात का दिखाइए, यहीं से शुरू करते हैं। गुजरात की स्टेट के अंदर 26 सीटें हैं, बताया जा रहा है कि 26 के 26 एनडीए जीत जाएगा, पहले ये था। तो गुजरात इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो सीटें 25 सीटें बीजेपी, 1 कांग्रेस के पास जा रही है। महाराष्ट्र यहाँ पे थी कांटे की टक्कर और यही बताया जा रहा था सबसे पहले डैमेज आपको यहीं पे दिखेगा, और हुआ भी। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो थोड़ी अलग बनी है, वो भी अलायंस है, इसी कांग्रेस के अंदर ही दिख रही होगी वो भी आपको। तो 29 उसी के साथ ही जोड़ के है। तो आप देखोगे यहाँ पे 48 में से 29 करीब करीब 30 सीटों पे या तो लीड ले चुके हैं या तो आगे हैं। और अभी हमारे को एक एनालिस्ट बता रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा। अगला जो दिखाएंगे वह राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा था 2 सीटें आएंगी, आगे है 12 सीटें और कांटे की टक्कर चल रही, इक्वल इक्वल है। आपको पता है चुनावों से ठीक पहले वहाँ पे मंत्री बदले गए, सरकार तक बदली, मुख्यमंत्री तक बदले, बहुत सारी चीज़ें हुई। कई बार क्या होता है कि 2 लोग अपने तरीके से देखते हैं। ये है असली मेन टर्निंग पॉइंट। कहा यह जाता है जिसने यूपी जीत लिया उसने देश जीत लिया, कुछ कुछ ऐसा ही भावना है। और अगर आप देखेंगे इस बार समाजवादी पार्टी, जहाँ की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो वहाँ से भी ज़्यादा सीटें लीड्स में लेके बैठी हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ बताया जाता है कि टर्न अराउंड होगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दीदी का दबदबा वहाँ पे जारी है और आज भी आप देखेंगे 31 सीटों के साथ दीदी ने सीटें जीती। और एक बार बता दें, पिछली बार से ज़्यादा है 31 सीटें। पिछली बार सीटें थी उनके पास 20 या 22, जितना मेरे को याद है, शायद 22 सीटें थी। तो अब इस बार 31 सीटें तो पिछली बार से भी ज़्यादा है। और कांग्रेस का भी खाता खुल गया, पिछली बार वहाँ पे कांग्रेस के पास 2 सीटें थी शायद, और इस बार 1 सीट अभी यहाँ पे मिल रही है। तो ये आप गुजरात का मैंडेट आप देख पा रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टेट राज्य भी हमने आपको बताया और कुल मिलाकर टैली बता दी है। और कोई अफवाह नहीं, कोई सीधी सीधी बात हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे जैसे डाटा अपडेट होगा आपके सामने, हर चीज़ रुक सी गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि फाइनल टैली क्या आएगी। ये मार्केट भी जानना चाहता है, ये एक्सपर्ट्स भी जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर ट्रेडर सब जानना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा समय आज और देना होगा। खैर 1 बजे वाला समय तो निकल गया, जब 45 मिनट के लिए बाजार बंद होता अगर 10% गिरते तो। अभी भी है खतरा, टला नहीं है। अभी भी हम 5-6% की गिरावट के साथ तो ट्रेड कर ही रहे हैं, 7%। आगे बढ़े, अब जरा कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम फटाफट से कुछ चीज़ें पता लगते हैं। एक बार जरा स्क्रीन दिखाइए। तो स्वरूप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला हमारे लिए। नितलेश पवस्कर भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नितलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा बताइए कोई ऑप्शंस का ट्रेड है? वैसे मैंने आपको ऑप्शंस के लिए नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी आपसे हम पूछते रहते हैं ऑप्शंस, तो आपने पढ़ाई कर ही रखी होगी। कोई है तो ट्रेड सर बताइए। देखो, अभी के लिए जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बजाज ऑटो में एक पुट कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया है 280 के आसपास का 9,100 रुपए का पुट ऑप्शन, क्योंकि लग रहा है कि ऑटो में जिस प्रकार से रिकवरी आया है वो एक फिर से बिकवाली का ही कैंडिडेट मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी के लिए मार्केट में थोड़ा सा क्लियर कट स्ट्रक्चर ही बना है। ठीक है, तो बजाज ऑटो, थोड़ी देर पहले हम हीरो मोटोकॉर्प की चर्चा कर रहे थे, आपने दूसरा पीयर कंपनी बताया बजाज ऑटो, इस पे भी हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये आपकी लिस्ट में है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, ना भी कीजिए तब भी चल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा देख के आराम से ट्रेड कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सुनील सर भी हमारे साथ हैं और त्रिदेव भी हैं हमारे साथ, त्रिदीप भी हमारे साथ हैं। त्रिदीप जी, एक छोटी सी चीज़ मेरे को आप बताइए, ये अगर मान लो किसी के पोर्टफोलियो में रेलवे और डिफेंस पड़ा हुआ हो तो 20-30% खाली कर दें। वैसे तो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट 20-30% नीचे आ गया, अब खाली करें या नीचे आ गया बात तो बराबर ही हो गई। तो आप मेरे को बताइए बाहर आ जाएं क्या 30% पोर्टफोलियो से, रेलवेज, डिफेंस और पावर? तो मेरे ख्याल में इन एरियाज में हुआ ये है कि थोड़ा जो वैल्यूएशन में फ्रॉथ बिल्ड हुआ था कुछ एरियाज में, बिकॉज काफ़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए, काफ़ी ऑर्डर अनाउंसमेंट्स हुए और उसके बाद कंपनीज के नतीजे भी अच्छे आए, तो स्टॉक्स काफ़ी चढ़े हुए थे। सो इन दैट सिनेरियो उसमें होता ये कि कभी कभी जो वैल्यूएशन मल्टीपल ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे दिन जो कि आज का दिन है जहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन शेकआउट हुआ, उसमें ये गिर जाते हैं। लेकिन जो इनका अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है, ये अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री अभी भी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं।
सो इसलिए आज के डेट में 15-20% जो हमने जहाँ पे भी करेक्शन देखा है, दैट इज मोस्टली द वैल्यूएशंस जो हैं जो पहले बढ़े हुए थे वो अभी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन अगर और दें तो ये सारे वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होके वापस ये जो अर्निंग स्टोरी है उस पर कहानी आ जाएगी, और अर्निंग स्टोरी इन तीनों एरियाज में अभी भी मेरे हिसाब से स्ट्रांग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सेक्टर्स की आपने बात करी है इन सेक्टर्स में अर्निंग्स मोमेंटम अभी स्ट्रांग है, इसलिए एज लॉन्ग एज द कंपनीज जो हम ओन करके रखे हैं दे आर लीडिंग फ्रेंचाइजेस इन दैट एरिया, होल्ड करके रखना चाहिए एज अपोज टू सेलिंग देम ऑफ। ठीक है, बाजार पर एक बार नज़र डालेंगे क्योंकि निफ्टी की जो रिकवरी है वो हो गई है लोअर लेवल से करीब करीब 1000 अंकों की। और अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो इंडिया विक्स भी अब 24% ऊपर रह गया है, 25-26 के आसपास आकर आपको थोड़ा स्थिर होता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 3200 अंकों के आसपास की है। जो शेयर 24-25% टूट गए थे अडानी ग्रुप के, वहां पर अगर आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, वो अब 13% की भारी गिरावट के साथ हालांकि अभी भी वो कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं वो मजबूत हो रहे हैं लगातार, और कुछ आईटी फार्मा की तरफ भी रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। एचवेले 6% ऊपर, ब्रिटानिया 4% ऊपर, हीरो मोटो में हम चाल अच्छी देख रहे हैं। आपको हमने जब ये शेयर 1% ऊपर था तब आपको हाईलाइट करके हमने बताया था। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा सिप्ला डिवीज लैब, टीसीएस, ये एशियन पेंट्स, ये सारे के सारे शेयर आज हम देख रहे हैं कंजम्पशन में बाइंग है। आज वहां पर हम थोड़ी बहुत अच्छी तेजी देख रहे हैं। सुनील सर, इस वक्त ये बताइए क्या थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीजिग करने की, पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है क्या? जो सेक्युलर जो स्टॉक्स हैं जहां पर ग्रोथ को लेकर कोई असर होगी नहीं, क्या बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए जब तक कि सरकार फॉर्म नहीं होती एक फिर से हम स्थिरता का संकेत नहीं देखते डिफेंसिव्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी की तरफ? देखिए, अगर डिफेंसिव्स में निवेश करना है तो एग्रेसिव्स को बेचना होगा ना। तो जो स्टॉक्स रन अप बहुत हुए हैं तो रीएलोकेशन करने के लिए मैं कहूंगा कि यस, जो आप कह रहे हैं वो सही है। और इसका कारण मैं बताऊं आपको कि एक, जैसे आपने कहा स्थिरता गवर्नमेंट की अगले 2-3 दिनों में सामने आ जाएगा, मगर ये भी याद रखिए कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली इलेक्शन है, और उन दोनों देशों में ही एनडीए का थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो अब वो स्टेट असेंबली इलेक्शन के कारण वो क्या, अपने जो जुलाई 5 अभी बजट आने वाली है, तो बजट में क्या वो जो पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म्स की पहले बात कर रहे थे एनडीए मोदी जी, और अब विद द कोalition गवर्नमेंट कितने हद तक वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म ले पाएंगे। सेकंड, क्या यूपी और महाराष्ट्र इलेक्शन जीतने के लिए कुछ बजट के जरिए कुछ ना कुछ वो पॉपुलिस्ट मेजर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खर्चा की ओर जा सकते हैं? ये सब डाउट्स मन के अंदर आ गए हैं। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बजट तक और शायद यूपी के इलेक्शन के लिए ये क्या ऐसे चीज करते हैं ताकि असेंबली में वो हार ना पाए, ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो उसके कारण जो भी स्टॉक्स एक हवा के ऊपर चल रहे थे ना, तो एक जो कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी या मोदी के कारण पीएसयू चले, मेरे ख्याल में ऐसी तरह स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना उचित होगा, और रिएलोकेट करना जैसे करें जहां पे क्वालिटी कंपनियां हैं, जहां पे गिरावट उतना ना हो जितना इनों में हुआ है, बट फिर भी वहां पे जाके आप एक सपोर्ट बेस ढूंढ सकते हैं। मेरे ख्याल में इवन एफआईएस भी वैल्यू बाइंग के लिए अंदर आएंगे इंडियन मार्केट में, क्योंकि ऐसी करेक्शन के बाद उनको भी वैल्यूएशन अच्छी लगेगी। तो आप कह रहे हैं, मैं ब्रॉडली अग्रीमेंट में हूं कि अभी पोर्टफोलियो में थोड़ा डिफेंसिव्स को बढ़ाना चाहिए, और जिन स्टॉक्स में बहुत रैली हुई है उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्रॉफिट है तो अभी इसकी करेक्शन के बाद थोड़ा करने का जरूरी मैं मानता हूं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी।